Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आज है IIT JAM 2024 के क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 5 और क्वांटम मैकेनिक्स का जो ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने डिस्कस किया था आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन को। होपफुली वो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्वेश्चंस भी अब आपसे बन रहे होंगे। आज हम सीखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन फंक्शन क्या होता है, किसी वेव का नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी पार्टिकल को फाइंड आउट करने की क्या होती है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT JAM 2024 फिजिक्स एग्जाम के लिए और ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात तो करें कि नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन का मतलब क्या है। तो अगर जो वेव फंक्शन की मैं बात करूं, है ना, हमारे पास वेव फंक्शन जो होते हैं उनकी अगर नॉर्मली बात की जाए तो वेव फंक्शन को हम शो करते हैं साई से। और साई जो फंक्शन है अगर हम यहाँ पर मान रहे हैं तो फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का और टाइम का। और ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है। जनरली ये एक कौन सी क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जनरली, सामान्यतः। यदि इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को एक दूसरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए, इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी यानी कि साई एक्स टी को इसका कंजुगेट से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि दूसरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी कि इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोर एंड लेस अगर बात की जाए तो साई एक्स टी यानी कि जो वेव फंक्शन है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस होता भी नहीं है। अब मैंने कहा यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो मैंने ये जो क्वांटिटी है जिसको मैं कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बोल रहा हूँ इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई साई एक्स टी और इसके मॉड का स्क्वायर। ये जो वैल्यू आई क्योंकि इसका मॉड लग रहा है तो ये वैल्यू कौन सी होगी, रियल वैल्यू होगी ना। आप सिंपल सा समझ सकते हैं, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई और एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x माइनस आयोटा वाई जो कि जस्ट इसका कंजुगेट है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, रियल क्वांटिटी मिलेगी। भाई अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस आयोटा वाई तो आप मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस आयोटा वाई से तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर। और आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मिलेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो कि रियल नंबर है। तो यही यहाँ पर बोला है कि यदि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमें मिला वो कौन सी क्वांटिटी मिली, रियल मिली। इसको आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, यही मैं बोल रहा हूँ। और इसका कोई ना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट भी है। और ये जो वैल्यू आई, ये वाली जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू जो आई है ये हमें क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट अ पार्टिकल इन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम। यानी कि किसी पार्टिकल के फाइंड होने की, मिलने की संभावनाओं को ये क्वांटिटी हमें बताती है। इसमें यहाँ लिखा भी हुआ है डिफाइंड एज द पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको हम पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार हमें मिलेंगे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो पार्टिकल के मिलने की, तो उस केस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम 2 डायमेंशन के लिए बात करें, एक बार मैं 1 डायमेंशन के लिए बात करूं और एक बार 3 डायमेंशन के लिए। तो अगर मैं 1 डायमेंशन के लिए बात करूं तो मैं ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम या जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कंजुगेट साई कंजुगेट ऑफ एक्स टी, साई एक्स टी डी एक्स। पहले मैंने लिखा इसको डी एक्स, ये क्या बन जाएगा, साई एक्स टी स्क्वायर डी एक्स। 3D में अगर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखूंगा मैं वॉल्यूम। ये डी टाउ किसका मतलब है, डी टाउ का मतलब है वॉल्यूम। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वॉल्यूम को। और ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डायमेंशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम। क्लियर। नेक्स्ट चीज हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो ये क्वांटिटी है साई एक्स टी या साई आर बार एक्स टी, ये हमें इस तरह से चूज करनी होती है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जो हमने ये मल्टीप्लिकेशन बनाया है ये वाला, ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि साई एक्स टी जो स्क्वायर हुआ है मॉड में, इसकी वैल्यू 1 आ जाए। हमें ये वैल्यू इस तरह से चूज करनी होती है। और अगर ये वैल्यू 1 आ जाती है एक 3 डायमेंशन के लिए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं -∞ से इनफाइनाइट तक, इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करके और डी टाउ पूरे स्पेस के लिए निकाल लूं और ये वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो ये जो फंक्शन बना है इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन ना। इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन।
और अगर ये एक डायमेंशन का होता, वन डायमेंशन का होता, तो उसकी जगह लिखा आता है यहाँ पर dx या dy या dz। तो इनके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं और ये दो फॉर्मूला हमें यूज करने होते हैं। नॉर्मलाइजेशन फंक्शन की बात होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात होती है तो भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, पर उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी होती है। और जब नॉर्मलाइजेशन की बात होती है तो उस केस में हम ये कंडीशन लगाते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट या जो हमें लिमिट दी होती है उसको यहाँ पर वैल्यू रख के उसको बराबर 1 करते हैं। और नॉर्मलाइजेशन में जब हमें पूछा जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू में पूछी जाती है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू बता दो। और प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना होता है कि ये जो इंटीग्रेशन बनता है इसको हमें सॉल्व करना होता है, बस ये करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ये क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ फ्री पार्टिकल इज डिस्क्राइब। एक पार्टिकल की जो अलग अलग स्टेट है उसको डिस्क्राइब किया गया है। जब पोजीशन लेस देन -3a है तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 है, फिर c है और फिर 0 है। c कब से कब तक है? -3a से लेकर a तक। और x ग्रेटर देन a है तो इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। हमें क्या बताना है? वैल्यू ऑफ c बतानी है यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यूज करके हमें किसकी वैल्यू बतानी है? c की। अब नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है वो क्या है? अभी मैंने लिखी है आपके सामने, वो क्या थी? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और हमें क्या करना है? साई एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर यहाँ तो 0 है और यहाँ 0 है, तो लिमिट कौन सी यूज करूंगा मैं? -3 से a। तो अब मैं लिमिट जो यूज करूंगा वो कौन सी यूज करूंगा? -3a से कहाँ तक? a। साई एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है? c है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो c स्क्वायर, और ये हो गया dx इक्वल्स टू 1। यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो c स्क्वायर बाहर आ गया, तो dx के लिए लिमिट लगाओगे तो क्या बनेगा? ये a, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा इक्वल्स टू 1। ये 3a हो जाएगा, सॉरी ये लिखा जाएगा 3a। तो ये बनेगा कितना? 3a। तो यहाँ से कितना हो गया? 4ac स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 1/4a। अगर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2√a। तो c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1/2√a। बस इतना सा करना था, इसमें हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट हमें पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, फाइंडिंग आउट द पार्टिकल इन 0 से a रेंज। तो प्रोबेबिलिटी में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी में अब इसकी जो लिमिट है तुम्हें कितनी लगानी पड़ेगी? 0 से a। अब इसको 1 के बराबर नहीं करना है, तुम्हें ये सॉल्व करना है। साई एक्स और स्क्वायर और dx, इसको सॉल्व करना है। अब 0 से a रेंज जो है उसमें जो कौन सा वाला फंक्शन आप यूज करोगे? 0 से a में भी आप ये यूज करोगे, -3a से a तक, तो इसको यूज करो। तो क्या लिखोगे आप? c स्क्वायर ही लिखोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? c स्क्वायर, और इंटीग्रेशन लगाओगे dx का, तो dx का x बनेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी? 0 से a। p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा c स्क्वायर a। नाउ आप क्या करोगे? अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे। किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे? c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे, या c स्क्वायर के। तो c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1/4 है, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये कितने हो जाएगी? 1/4a और इंटू a, ये कट गया, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/4। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हमें सॉल्व करना है नॉर्मलाइजेशन को और प्रोबेबिलिटी को। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वेव फंक्शन है, a sin n πx/l। कहाँ से कहाँ तक रेंज है? -l/2 से और +l/2 तक, और उसके अलावा ये कितना है? 0 है। तो हमें कांस्टेंट a की वैल्यू बतानी है। वही नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यूज करोगे। तो अब आपको लिमिट दी है -l/2 से l/2, तो -l/2 से और l/2 इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर आ गया बाहर, a स्क्वायर आ गया बाहर, और किसका स्क्वायर हो जाएगा? साइन का, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n πx/l और dx, और इसको किसके इक्वल करना है? 1 के इक्वल करना है। अब यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, भाई ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी, है ना। तो dx का इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? a स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा? l/2 इक्वल्स टू 1। इसका इंटीग्रेशन करोगे साइन स्क्वायर n πx का। इसका इंटीग्रेशन आप वैसे भी कर सकते हो, जो cos 2x वाला फॉर्मूला लगा के, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x, तो वहां से साइन स्क्वायर x की वैल्यू बन जाएगी कितनी? 1 माइनस cos 2x/2, वो वाला फॉर्मूला लगा के, और ये पूरा सॉल्व आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो a स्क्वायर l/2 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आपके पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? √2/l।
और अब आपसे वेव फंक्शन पूछा जाए तो वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, ए की आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 2/L, और क्या आंसर आ गया, साइन n पाई x/L। ये आंसर आ गया आपके पास किसका, वेव फंक्शन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉर्मलाइज द फॉलोइंग वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से 2π। तो आप लिमिट लगाओगे 0 से 2π, ठीक है। वेव फंक्शन का आपने कर देना है स्क्वायर, ये स्क्वायर कर दिया, और अब डी फाई इक्वल्स टू 1, क्योंकि फाई चल रहा है तो डी फाई लिख दिया। कांस्टेंट जो है वो बाहर ए स्क्वायर, ये 0 से 2π। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है साई फाई और साई कंजुगेट फाई, यानी कि एक बार इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिखूं तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्सपोनेंशियल का मतलब ई पावर आयोटा एम फाई, और ये क्या लिखा जाएगा, ई पावर माइनस आयोटा एम फाई, और डी फाई इक्वल्स टू 1। तो ये जुड़ेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ई पावर 0, ई पावर 0 कितना बनेगा 1। तो इसका जब इंटीग्रेशन आएगा तो ए स्क्वायर ये बनेगा 2π, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, लिमिट लगाओगे तो 2π इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a बराबर कितना हो गया, 1/√2π, √2π ये a की वैल्यू हो गई। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये वेव फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन में भी बोला है वन डायमेंशनल वेव फंक्शन इज गिवन बाय, ये वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए इसको हमें डिफाइन करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x 1/a टू x 2/a। हमें इसकी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हमें इसका पहले नॉर्मलाइजेशन चेक करना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या ये वैल्यू एक है या नहीं है। मतलब कि पहले मैं इसका नॉर्मलाइजेशन निकाल लेता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का मतलब 0 से इनफाइनाइट, इसको लिख लिया मैंने साई x और ये स्क्वायर और dx। तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ए है, रूट ए का स्क्वायर करोगे तो आएगा ए। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 0 से इनफाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा, ई पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। तो माइनस ए एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, और ये हो गया dx। तो इसको सिंप्लीफाई करो। अब यहाँ 0 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ मैंने 0 से इनफाइनाइट क्यों लगाया, माइनस इनफाइनाइट की जगह, क्योंकि ये चालू हो रहा है 0 से ज़्यादा, 0 के बाद चालू हो रहा है। तो इसको मैंने लिखा 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस 2ax और dx। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यानी कि लिमिट लगाओगे तो यहाँ बनेगा a और डॉट 1/2a, तो a से एक कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो इसका मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज, द फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज। तो ये जो फंक्शन है वो नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज कब होता है, जब इसके आंसर कितना आ जाता है 1। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए x बराबर 1/a से और x बराबर 2/a तक इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब क्या करोगे तुम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको इस तरह से तुम्हें लिखना पड़ेगा 1/a, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं ना। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं तुम्हें। ये साई ये बन जाएगा x स्क्वायर dx अपॉन नॉर्मलाइजेशन की जो वैल्यू निकाली थी उससे डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से इनफाइनाइट साई x स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ये नीचे वैल्यू आई थी ना 1/2, एक बार दिखा देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ इसका वैल्यू क्या बनेगी a। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है, 1/a से और 2/a तक, और ये स्क्वायर में होके क्या दे देगा, ई पावर माइनस 2ax और dx। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2, ये ऊपर पहुँच जाएगा। ऊपर पहुँच जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 2a, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है 1/a से और 2/a तक, ई पावर माइनस 2ax और dx, ठीक है। अब इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद लगानी है लिमिट। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा 2a, और ये हो जाएगा माइनस 1/2a और ई पावर माइनस 2ax, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 1/a से और 2/a तक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ई पावर माइनस 2 और 1 ई पावर माइनस 2। ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको
जो नॉर्मलाइजेशन है वेव फंक्शन के, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी IIT जैम फिजिक्स एग्जाम की, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।